नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये हमारा चौथा मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर देख लिए हैं, तीनों में ही अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, कॉन्सेप्ट वाइज उनको समझा है। आज हम चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिनके क्वेश्चंस का स्तर बहुत अच्छा है। पहले पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा था और इस पेपर का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। इस पेपर के सभी क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करने हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ये भी बोर्ड पैटर्न पर आधारित है। 2 घंटे और 45 मिनट का हमें समय मिलेगा। पूर्णांक वही 56 अंक का होगा। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 3 जो मॉडल पेपर हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन देख लिया था। आप उन्हें देखने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला पार्ट देखिए कि 2 बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, पहले आवेशों को वायु में रखा गया है और वायु या निर्वात में जब रखा जाता है तो उनके मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। फिर देखिए हमें क्या कहा गया है कि एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दूरी वही है, आवेश वही है। अब की बार उन दोनों के बीच में माध्यम आ गया है जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है। तो माध्यम में जो बल है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन के स्थान पर विद्यार्थियों हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात पूछा है, F/F m पूछा गया है। तो देखिए, जब हम F में Fm का भाग लगाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा। यहाँ से हमें एक बट्टे में, देखो यहाँ से मैं एक बार पुट कर देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। तो देखिए सब कुछ कट गया है, एप्सिलॉन R आ जाएगा क्योंकि ये एक बट्टे में एप्सिलॉन R है, एप्सिलॉन R चला गया। तो हमारे को ये पूछा है कि इनका अनुपात क्या होगा, तो एप्सिलॉन R बट्टे में 1 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन R अनुपात 1। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हमें प्राप्त होगा। इसका आंसर है एप्सिलॉन R अनुपात 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 व C2 है, यदि उन्हें समान आवेश दिए जाएं तो उनमें संग्रहित ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जाओं के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे हैं। देखिए, सभी फॉर्मूले मैं आपके सामने रख देता हूं। हमने संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV² देखा है, Q²/2C देखा है। इसके अलावा 1/2 Q × VB देखा है। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन के अंदर धारिताएं दे रखी है C1 C2 और दोनों पर समान आवेश है। तो आवेश समान है, धारिताएं अलग अलग है। तो हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज में लेंगे जिसमें आवेश आए और धारिताएं। तो देखिए, इसमें धारिता और विभव आ रहा है, ये यूज में नहीं लेंगे। इसमें आवेश और विभव आ रहा है, ये यूज में नहीं लेंगे, ये वाला यूज में लेना है। आपको ये भी पता चलना चाहिए कि भाई हम कौन सा सूत्र लगाएं। हमारे पास में सूत्र हम तो याद कर लेते हैं कि हाफ CV² होता है, बट इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कौन सा लगाना है, तो ये वाला लगाएंगे क्योंकि हमें आवेश समान दे रखा है और धारिताएं अलग अलग दे रखी है। तो पहले संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा इसी फॉर्मूले से, दूसरे संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा और उनका अनुपात। तो पहले संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा तो कितनी है, Q²/2C1। दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा Q²/2
C2। देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से C2 ऊपर चला जाएगा और C1 भट्टे में आ जाएगा। देन यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा C2 अपॉन में C1। ए ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अब देखिए यहां से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि विभव मापी के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। देखिए विद्यार्थियों, विभव मापी में प्रयुक्त जो तार होता है वो मिश्र धातुओं का बना होता है, और हम ये जानते हैं कि जो मिश्र धातु है उनका प्रतिरोध ताप गुणांक किस हिसाब से होगा, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखना है हमें। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर मिश्र धातुएं, जैसे मैं बात करूं कांस्टेंटन का वायर लगा होता है, कांस्टेंटन, तो कांस्टेंटन के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का जो मान होता है वो 10⁻⁻⁶ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो ज़्यादातर जब हम इसकी थ्योरी पुट करते हैं कि विभवमापी के जो बनावट पुट करते हैं, तो विभवमापी के अंदर हम एक ऐसे तार का प्रयोग करेंगे जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्प हो, प्रतिरोधकता उच्च हो, ऐसे तार का हम प्रयोग करते हैं। लिखने में तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें 10⁻⁻⁶ प्रतिरोध ताप गुणांक का हम तार प्रयोग में ले रहे हैं, तो इसको हम नगण्य भी मान सकते हैं। तो इसमें हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं कि नगण्य हो सकता है, क्योंकि 10⁻⁻⁶ तो बहुत कम वैल्यू है, 0.0000001, तो ये वाली वैल्यू तो काफ़ी छोटी है, इसको हम नगण्य मान सकते हैं। और यहाँ पर कम भी दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। और वैसे तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया है कि इसको हम नगण्य नहीं मान सकते, क्या मान सकते हैं, तो नगण्य वाला ऑप्शन सही है। कम है तो कम भी है, बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें इसका मान धनात्मक होता है, अल्प होता है। तो यहाँ पर आप यदि इस टाइप का फिर भी क्वेश्चन आ जाए तो इसमें नगण्य ही करके आएंगे। क्लियर? कम का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 से है, और नगण्य का मतलब बहुत कम है, जो कि 10⁻⁻⁶ की रेंज में है ही। विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि चुंबक के क्षेत्र में गतिमान आवेश कि आवेशित कण पथ की त्रिज्या कितनी होती है। तो देखिए किस पर निर्भर करती है, ये पूछा है। तो देखिए mv² अपॉन में r बराबर होता है qvb के। qvb, यहाँ से एक v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आ गया हमारे पास में mv अपॉन में qb। तो ये जो mv है वो संवेग है, तो संवेग के समानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो द्रव्यमान के त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि आवेशित कण के पथ की त्रिज्या संवेग के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होगी? इस फॉर्मूले के अंदर द्रव्यमान भी आ रहा है विद्यार्थियों, कि द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो सकती है क्या। तो विद्यार्थी इसमें ऑप्शन द सही होगा, संवेग के समानुपाती होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखें, प्रेरकत्व एवं धारिता के गुणनफल के वर्गमूल की विमा है। तो देखिए ओमेगा बराबर होता है 1/√LC। देन यहाँ से हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए ओमेगा के स्थान पर 2π/T बराबर 1/√LC। यहाँ से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √LC बराबर T/2π। अब यहाँ पर आप देखें √LC की विमा ये बराबर होगी T/2π की विमा। तो T यहाँ पर समय है, 2π एक कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर इसकी जो विमा है वो समय की विमा के बराबर होगी। किसके तुल्य होगी? समय की विमा के इक्वल होगी। देन यहाँ पर ऑप्शन से इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्यफलन का मान डिपेंड करता है, कार्यफलन की जो वैल्यू है वो किस पर निर्भर करती है?
तो देखिए विद्यार्थियों, कार्यफलन का जो मान है वो धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपतित प्रकाश की आवर्ती पर डिपेंड नहीं करता, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करता। चाहे तीव्रता कितनी भी कम या ज़्यादा क्यों ना हो, कार्यफलन का मान है उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो कार्यफलन की जो वैल्यू है वो धातु और उसके पृष्ठ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बीटा विघटन में कोणीय संवेग व ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिए बीटा कणों के साथ में उत्सर्जित होने वाला अन्य कण होगा। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर इस नाभिक वाले चैप्टर में देखा था कि जब बीटा कणों का क्षय होता है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, तो उस इक्वेशन के अंदर ऊर्जा और कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रह रहे थे। तो फिर पाउली ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की और उस परिकल्पना में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ में एक अन्य अति सूक्ष्म कण भी उत्सर्जित होता है, और उस अन्य अति सूक्ष्म कण को उन्होंने न्यूट्रिनो कहा था। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नामक कणों का उत्सर्जन होता है। तो उनके साथ में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो नामक कण उत्सर्जित होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब जर्मेनियम में फास्फोरस तथा एंटीमनी की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो विद्यार्थियों फास्फोरस ये 15वें वर्ग का तत्व है, पंच संयोजी अशुद्धियां हैं, और जब पंच संयोजी अशुद्धियां मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि निम्न 4 लॉजिक गेटों के प्रतीकात्मक प्रतिरूप दर्शाए हैं। इनमें एंड, नैंड और नोट क्रमशः होंगे। तो देखिए इसमें यहां पर आप ध्यान देंगे, ये वाला जो गेट है वो है नैंड गेट। ये कौन सा है? नैंड गेट हमारे पास में है। ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं ये एंड गेट है। ये वाला जो गेट देख रहे हैं वो नॉट गेट है। सॉरी, ये वाला जो गेट है वो नॉर गेट है। ये नैंड गेट है। ये कौन सा है? नॉर। तो नॉर तो हमें पूछा ही नहीं है, तो ऑप्शन है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसमें आएगा नहीं। सबसे पहले एंड कहाँ पर है? एंड पहले ऑप्शन पर है, सॉरी दूसरे पर है, तो 2 नंबर आएगा। फिर पूछा नैंड, तो ये 4 नंबर पर है, 2, 4 और 3। तो 2, 4 और 3 ऑप्शन में सही है, 2, 4 और 3। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने पर किया गया कार्य होगा। तो देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव को यदि हम एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दें और देखिए कहाँ से घुमा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले विद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो हमारे पास में कार्य का फॉर्मूला होता है पी ई कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें θ1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 90 डिग्री। थीटा का मान हम यहाँ पर θ2 का मान हम थीटा ले लेंगे। देन यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा? पी ई कोस 90 माइनस कोस थीटा। देन हमें मिल जाएगा W बराबर पी ई 1 माइनस कोस, देखो यहाँ कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0, तो माइनस में कोस थीटा, तो माइनस में पी ई कोस थीटा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से इसको हम माइनस में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर किया गया जो कार्य है माइनस में पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर के इक्वल होगा। आवेश वाहकों की गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता को हम म्यू से पुट करते हैं। और देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि वी डी समानुपाती होती है ई के, और वी डी इक्वल टू म्यू इंटू ई हमें प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से म्यू बराबर हम वी डी अपॉन में ई पुट कर सकते हैं। इसका मात्रक देखें मीटर प्रति सेकंड,
और इसका है न्यूटन प्रति कूलाम, या हो सकता है मीटर प्रति सेकंड या वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों ही मात्रक इसके हो सकते हैं, दोनों मात्रक पॉसिबल हैं। तो आप कूलाम इंटू में मीटर प्रति न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, या इसका मात्रक क्या हो सकता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकेंड। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से धारा का मान 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। तो धारा में समय के साथ में जो परिवर्तन हो रहा है di/dt, ये हमें दे रखा है माइनस में 2 एम्पियर प्रति सेकंड। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, ई का मान हमें पूछा, या घटने वाले के लिए यहां पर माइनस का साइन लगाओ तो यहां प्लस लगा देगा। अब देखिए ई बराबर हम क्या जानते हैं माइनस में एल di/dt। तो यहां से ई बराबर माइनस में एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 हेनरी, और माइनस में di/dt का जो मान है वो हमें दे रखा है 2, तो 10 वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर 10 वोल्ट इसका आंसर होगा। क्लियर। पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं। विद्यार्थियों, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले मॉडल पेपर में भी देखा था, और बच्चों के माइंडसेट देखो इस तरीके से हैं, क्योंकि पी प्रकार के अर्धचालक में 2 प्रकार के आवेश वाहक होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं और बहुसंख्यक भी होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है कि जो संख्या में कम हो, और बहुसंख्यक का मतलब है जो संख्या में ज्यादा हो। इसमें दोनों टाइप के आवेश होते हैं विद्यार्थियों, पी में भी और एन में भी। तो पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं वो तो होते हैं होल, वो तो क्या होते हैं होल, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन। अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। हमें यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछा है, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक तो क्या होंगे, होल होंगे। तो इसका आंसर आएगा होल। हमें पिछले मॉडल पेपर के अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर में, कौन से में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अल्पसंख्यक आवेश वाहक पूछा था। तो देखो अल्पसंख्यक आवेश वाहक तो उसमें होते हैं होल, और एन टाइप के अंदर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन ही आएगा, वहां पर अल्पसंख्यक आवेश पूछा था तो मैंने उसका आंसर होल बताया था। तो विद्यार्थी वहां पर होल ही आएगा, और बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछते तो इलेक्ट्रॉन आ जाता। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुसंख्यक आवेश वाहक पूछा पी टाइप में, तो वो होल होंगे, इसका आंसर भी होल होगा। क्लियर। अब विद्यार्थियों तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन के अंदर हमें एक पंक्ति या एक शब्द में आंसर देना है। देखिए, एक ही धातु एक ही है और 2 चालक हैं, इनकी प्रतिरोधकताएं ρ1 ओम इंटू मीटर, ρ2 ओम इंटू मीटर है। तो ρ1 अनुपात व ρ2 का अनुपात हमें पूछा है। तो विद्यार्थियों एक ही धातु के बनी हुए हैं, इनकी लंबाई पर इनका जो प्रतिरोधकता है उसका मान डिपेंड नहीं करता, तो एक समान होगी, बराबर होगी। तो 1:1 आएगा। ρ1 अनुपात ρ2 किसके बराबर आएगा, 1:1 के बराबर आएगा, क्योंकि एक ही पदार्थ की बनी हुई है, दोनों ही चालक एक ही पदार्थ के हैं। तो देखो यहां से लंबाई को देखकर घबराना नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 2/4 करके 1/2 अनुपात निकाल कर आ जाते हैं, जो कि गलत है। तो लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, प्रतिरोधकता का, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है। एक ही पदार्थ के हैं तो वो समान है, उनकी प्रतिरोधकताएं समान है। और यदि यहां पर प्रतिरोध पूछा जाता तो प्रतिरोध इसका लंबाई पर डिपेंड करता, उस कंडीशन में प्रतिरोध का फॉर्मूला तो ये होता है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों का यदि अनुपात पूछा जाता प्रतिरोध का तो 1:2 आता। प्रतिरोधकता का अनुपात कितना आया, 1:1 आया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, ये भी क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं।
यहां से इस वायर में से धारा प्रवाहित हो रही है इधर, इस वायर में धारा ऊपर से नीचे की ओर। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करना है क्रॉस के रूप में। क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र मतलब कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर और डॉट है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो यहां से जो धारा जा रही है इसमें हमें दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लगाएंगे दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। तो ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें इधर से ऊपर इधर से नीचे, तो ऐसे ऊपर से नीचे की ओर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो अंदर की ओर इसमें चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्रॉस का साइन हमें यहां पर मिलने वाला है। फिर यहां पर भी आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे तो यहां पर डॉट हमें मिलने वाला है। क्लियर? तो ये हमें मिल चुका है। इसमें क्रॉस और डॉट कहां कहां लगने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि पूर्व से पश्चिम दिशा के अंदर है कोई 2 मीटर लंबा, तो L बराबर हमें कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखा है। चालक तार 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से गिरा है। तो v का जो मान है वो 5 मीटर प्रति सेकंड है। ये नीचे गिर रहा है, पूर्व पश्चिम दिशा में है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो क्षैतिज घटक है b वो हमें दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो देखिए किसी छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो BLV होता है, और इसमें BL और V तीनों ही एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो ही उस चालक के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। यदि इन तीनों में से कोई से भी 2 समांतर हो जाते हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के लिए L, B और V तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो देखो तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। लंबाई तो है पूर्व से पश्चिम में, चुंबकीय क्षेत्र है दक्षिण से उत्तर में, और तार मतलब जो V वेग है वो है ऊपर से नीचे। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, और तीनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 तो नहीं होगा। B का मान कितना है 0.3 × 10⁻⁴। L का मान हमें 2 दे रखा है और V का मान हमें 5 दे रखा है। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को इस 0.3 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। E का जो मान है वो 3 × 10⁻⁴ वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है। कार्यफलन दे रखा है कि धातु का कार्यफलन इतना है तो देहली आवर्ती की गणना कीजिए। कार्यफलन लिख देता हूं मैं एक बार आपके सामने। φ0 बराबर है 3.31 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। हमें देहली आवर्ती पूछी है, न्यू नॉट पूछा है। तो विद्यार्थियों हम क्या जानते हैं φ0 बराबर क्या होता है h न्यू नॉट। तो यहां से न्यू नॉट बराबर आ गया φ0 अपॉन में h। φ0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और h का जो मान है वो हम जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻34 होता है। तो ये इससे 2 बार में कैंसिल हो गया, और इसको हम 2 से काट देंगे तो 0.8 आ गया। ये जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 0.8 गुणा 10⁻⁻19 प्लस में 34। तो प्लस में हमारे पास में रह गई है 10⁻15। तो ये 10⁻15 हमारे को मिल चुका है, प्लस में 15। और यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज, इसको पुट कर सकते हैं विद्यार्थियों। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा है। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब धातु के पृष्ठ पर देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
देखिए लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जब धातु के पृष्ठ पर देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का, देहली आवर्ती से अधिक आवर्ती का प्रकाश आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो विद्यार्थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है। तो रेडियो एक्टिव नाभिक हमें दे रखा है, हमें अक्स से ये वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई से जेड में कन्वर्ट हो रहा है। पहले इसमें से बीटा माइनस कण का उत्सर्जन हो रहा है। तो देखो, बीटा माइनस कण का जब उत्सर्जन होता है तो परमाणु क्रमांक में एक की, देखो द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होती, और परमाणु क्रमांक के अंदर क्या हो जाता है, एक की वृद्धि हो जाती है, परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाएगी। तो द्रव्यमान संख्या हमें दे रखी है, तो जेड की द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान संख्या में ही पूछा है, परमाणु क्रमांक से कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान संख्या इसकी 140 है, बीटा माइनस का उत्सर्जन होगा तो इसकी 140 ही रहेगी, द्रव्यमान संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेड की द्रव्यमान संख्या, यहां पर अल्फा कण बाहर निकल रहा है विद्यार्थियों, देखिए गौर करके, अल्फा कण जब बाहर निकलता है परमाणु क्रमांक 2 से है और द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है, तो 136 रह जाएगी। तो जेड की जो द्रव्यमान संख्या है ए, वो हो जाएगी 136, 4 कम हो जाएगी। विद्यार्थियों, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका 7वां पार्ट आप देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमें पूछा है 7वें क्वेश्चन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त 2 शीतलकों के नाम लिखिए। हमें ऐसे पदार्थ यूज में लेते हैं शीतलक के रूप में जो अधिक से अधिक उष्मा का अवशोषण कर सके। तो देखिए, हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, वायु का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वो ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमारी मदद करें, हमारी हेल्प करें। 8वां जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें क्या दे रखा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड मतलब एलईडी बनाने में प्रयोग में आने वाला कौन सा अर्धचालक है। अपमिश्रित अर्धचालक का नाम हमें लिखना है, किसी एक अपमिश्रित अर्धचालक का नाम। तो देखिए, हम लाइट इमिटिंग डायोड बनाने के लिए गैलियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का भी प्रयोग करते हैं। तो ये है किसी लाइट इमिटिंग डायोड का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त अर्धचालक। विद्यार्थियों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है। वैसे आपको इसका रिलेशन है वो हमारे नोट्स में मिल जाएगा। साथ में मैं देखो एक आसान सा तरीका भी आपके सामने रख देता हूं कि हम बिंदु आवेश के कारण से, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण से हम विद्युत क्षेत्र तो क्या जानते हैं, E बराबर KQ/R²। और विद्युत विभव क्या जानते हैं, विद्युत विभव हम जानते हैं V बराबर KQ/R होता है। अब यदि मैं इस इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 को हम R के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, समीकरण 2 का R के सापेक्ष, R के रेस्पेक्ट अवकलन करने पर
यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे देन हमें क्या मिल जाएगा, dv/dr बराबर d/dr हमें मिल गया है। जो कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर रख देंगे, तो d/dr 1/r, तो यहाँ से dv/dr बराबर kq 1/r, तो d/dr इसकी r की घात हो गई -1 और r की घात -1 का हो जाएगा -1, r की घात -1 देन यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, dv/dr बराबर माइनस में kq r की घात -2, तो बट्टे में जाएगी तो +2 हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों ये जो वैल्यू है वो e के इक्वल है, देन यहाँ से dv/dr इक्वल टू हमें माइनस में e मिल गया है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e बराबर माइनस में dv/dr, ऐसे पुट किया जा सकता है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध होता है और यही संबंध हमें स्थापित करना है। दूसरा मेथड भी हमने नोट्स में दे रखा, वहां से जाकर आप समझ सकते हैं। और विद्यार्थियों नोट्स की लिंक भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी चैप्टर के नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड की जा सकती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 4 संधारित्रों का संयोजन चित्रानुसार किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफेरेड है। ए व बी के मध्य समतुल्य धारिता कितनी होगी? देखिए इसमें कुछ पॉइंट में और दे देता हूं, इसको ए, ये बी, सी हम रहने देते हैं, इसको डी दे देता हूं, इसको ई दे देता हूं और इसको एफ दे देता हूं। देखिए विद्यार्थियों जिन वायर्स के बीच में, जैसे ए यहाँ पर हो सकता है, ए और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस, कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ, इट मीन्स ए का और ई का जो विभव है वो समान होगा। इसे आप एक ही बिंदु पर बना सकते हैं कि यही तो ए है और यही ई है, क्योंकि दोनों का विभव क्या है, समान। फिर यहां पर भी देख लीजिए कि ये जो बिंदु है बी, बिंदु ये है बी, इस बी का, एफ का, बी का, एफ का और डी का, और डी का, इन तीनों का विभव समान है। कैसे? बी का तो बी बिंदु यहां पर है, बी बिंदु यहां पर कंसीडर कर लें क्योंकि इसके बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। इसी प्रकार से इसके और डी और बी के बीच में भी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो बिंदु बी, डी और एफ तीनों का विभव समान है। मैंने एक ही जगह पर बना लिए क्योंकि विभव समान है, इसलिए तीनों बिंदु यहीं मौजूद हैं। क्लियर? इसी प्रकार से ए और ई दोनों की विभव समान है, इसलिए मैंने इन दोनों को भी यहां पर बना लिए हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इन संधारित्रों को जोड़ देते हैं। इसको मैं नाम देता हूं C1, इसको नाम देता हूं C2, इसको नाम देता हूं C3 और इसको नाम देता हूं C4। एक एक करके इनके बीच में जोड़ेंगे। देखो ये जो C1 है वो A और D के बीच में जुड़ा हुआ है, तो A यहां पर है, D यहां पर है। सबसे पहले हम जोड़ देते हैं C1 को। ये तो आ गया हमारे पास में C1 A और D के बीच में जुड़ा हुआ है। फिर हम बात करते हैं C2 की, जो कि D और E के बीच में, तो E ये रहा, D ये रहा। इन दोनों के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? C2 जुड़ा हुआ है। फिर C3, जो C3 है वो F और E के बीच में जुड़ा हुआ है, F और E के बीच में, तो E ये रहा, F ये रहा। देन यहां से ये आ गया C3। क्लियर? फिर देखो C4 F और इधर से होता हुआ ये बिंदु A है, ये भी A ही है, इधर भी A ही है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज, इसके ऊपर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो ये तो F और A के बीच में है। तो ये वाला वो जो वायर है वो किससे कनेक्ट है? A से कनेक्ट है, या आप E से कनेक्ट कर दो क्योंकि ये भी तो E ही है। तो ये जो F और E के बीच में, आप ऐसे कह दीजिए F और E के बीच में तो ये भी है, इसलिए इसको F और A के बीच में कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो यहाँ से इसको हमने जोड़ दिया, ये हमारे पास में C3 और ये है C4। तो ये हमने चारों संधारित्र जोड़ दिए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चारों ही संधारित्र
समांतर क्रम में है। कौन से क्रम में है? ऐसे दिखने पर ये जो सर्किट है वो एकदम जटिल सा लगता है, लेकिन हमने इसको एकदम क्लियर कर दिया है। ये जो संधारित्र हैं चारों, वो समांतर क्रम में संयोजित है विद्यार्थियों। तो अब समांतर क्रम के अंदर तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/c1 प्लस, सॉरी ये नहीं लगेगा, समांतर क्रम में सीधा जोड़ हो जाता है। c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4। देन यहाँ पर इसका मान 8 8 8 8 और ये आ गया 32 माइक्रोफैराड। कितना आ गया? 32 माइक्रोफैराड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ के दोनों नियम ही आपको ध्यान में रखने हैं, पहला और दूसरा दोनों ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है? ये किसी बंद परिपथ के लिए लागू होता है और बंद परिपथ में विभव पतनों का जो योग होता है वो शून्य होता है। तो देखिए क्या है किरचॉफ का द्वितीय नियम कि किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में विभव पतनों का योग, विभव पतनों का योग शून्य होता है, शून्य होता है। इसका गणितीय रूप कि किसी बंद परिपथ में समेशन v का मान कितना होगा? 0 होगा। क्लियर? इसमें हमें और भी पूछा है कि व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर किरचॉफ के नियम की सहायता से शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों इसे आप एक बार समझ लीजिए कि ये हमारे पास में है व्हीटस्टोन सेतु। हम ये जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आपको ये सारी लैंग्वेज भी पुट करनी है जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस है P, Q, R और S। 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर लगे हुए हैं। हमने इसके बिंदु A और C के मध्य एक बैटरी जोड़ी है, एक कुंजी जोड़ी है। क्लियर? साथ में हमने इसके बिंदु B और D के मध्य एक धारा मापी और एक अन्य कुंजी K2 जोड़ी। ये K1 समझ लीजिए। अब यहां से आप ध्यान देंगे कि यहां से बहने वाली धारा है I। यहां से कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। यहां पर आते ही ये 2 टुकड़ों में टूट जाती है, I1 तथा I2 के रूप में टूट जाती है। अब देखिए विद्यार्थियों कि जब ये धारा यहां पर आती है तो इसके पास में फिर से 2 ऑप्शन हो जाते हैं। इसमें से I3 इधर चली जाती है और I4, या हम ये कह दें कि I1 माइनस I3 इसमें से चली जाती है। यहाँ से जब आएगी तो इसमें से I2 प्लस I3 धारा इसमें से प्रवाहित होगी। तो ये हमारे पास में एक सर्किट आ गया है। अब हम किरचॉफ के दूसरे नियम का प्रयोग करते हुए इसका संतुलन का प्रतिबंध प्राप्त करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक क्लोज लूप लेंगे। हम क्लोज लूप कौन सा ले लेते हैं? लूप ले लिया हमने A, B, D, A से, ये हमने क्लोज लूप ले लिया। तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस तो कितना है? P, I1। फिर यहाँ से इस धारा मापी का जो रेजिस्टेंस है, यदि मैं G ले लूँ, कितना ले लूँ कि धारा मापी का जो रेजिस्टेंस है वो G है। देन यहाँ से G इंटू में I3। फिर यहाँ से D से एक की ओर, तो धारा अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं धारा के, तो माइनस में R इंटू I2 बराबर 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से हम एक दूसरा लूप ले लेते हैं। अब की बार B, C, D, B, B, C, D, B से यहाँ से चले तो Q धारा बह रही है इसमें से I1 माइनस I3, फिर माइनस में क्योंकि हम धारा के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, S इंटू में I2 प्लस I3, फिर यहाँ से भी हम अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस में G इंटू I3 बराबर 0। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु के लिए
किरचॉफ के नियम से इक्वेशंस आ गई है। लेकिन संतुलन की स्थिति में क्या होता है? संतुलन की स्थिति क्या होती है कि बिंदु B का विभव और बिंदु D का विभव समान होता है। और जब बिंदु B और D का विभव समान होगा तो I3 0 हो जाएगा। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। I3 जब 0 हो जाएगी तो समीकरण 1 क्या हो जाएगी? समीकरण 1 से Pi1 ये 0 हो गया तो माइनस में RI2 बराबर 0। और यहां से हम इसको क्या पुट कर दें? यहां से हम इसको पुट कर सकते हैं Pi1 बराबर RI2 और I1 अपॉन में I2 बराबर आ गया हमारे पास में R अपॉन में P। इसको देता हूं मैं समीकरण 3। इसी प्रकार से आप देखें समीकरण 2 से, समीकरण 2 को में भी I3 की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। देन यहाँ पर क्या मिल गया? QI1 ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस में S इंटू I2 बराबर 0। और यहाँ से हम Q इंटू I1 बराबर S इंटू I2 और I1 अपॉन में I2 बराबर आ गया S अपॉन में Q। ये देखिए ये आ चुका है। इसे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 दोनों I1 अपॉन में I2 के इक्वल है, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 बराबर 4 से 3 और 4 को इक्वल पुट कर देंगे तो S अपॉन में Q बराबर आ गया R बट्टे में P। तो P बट्टा Q बराबर आ गया R बट्टा S। और यही है व्हीटस्टोन सेतु के लिए संतुलन प्रतिबंध, जो कि हमने किरचॉफ के नियम को अप्लाई करते हुए यहां पर फाइंड आउट किया है, समझा है। विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या पूछा गया है कि विभव माप की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की क्रियाविधि समझाइए। पूरा समझाना है आपको। हमारे पास में ये एक विभव मापी तार है, पूरा 10 मीटर का है, ए से लेकर सी तक। इसके सिरों के ऊपर हम प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं, जिसमें एक बैटरी, एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक हम संयोजित करते हैं। ये धारा नियंत्रक है, ये कुंजी है और ये प्राथमिक परिपथ में लगा सेल है। दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने के लिए इसके ए सिरे से आप दो प्राथमिक सेल जोड़ देंगे। ये मोस्टली लेक्लांसी सेल जोड़ते हैं, ये डेनियल सेल जोड़ते हैं प्रैक्टिकल करते समय। यहां पर हम एक द्विमार्गी कुंजी संयोजित कर देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ये अक्स और ये वाई, दो सेलों से दो कुंजियां हमने जोड़ दी है। इसका विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, और इससे हम जोड़ देते हैं एक विसर्पी कुंजी। तो विद्यार्थियों क्या करते हैं, पहले अक्स डॉट को लगाकर इस तार AC के ऊपर एक संतुलित लंबाई हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और जैसे हम कंसीडर कर लें कि जो संतुलित लंबाई है वो L1 प्राप्त होती है। कितनी लंबाई प्राप्त हुई? L1। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, मतलब शून्य विक्षेप की जब स्थिति प्राप्त होती है ना, तब ये लंबाई है, ये शून्य विक्षेप की स्थिति में। और कब? अक्स लगाने पर, अक्स लगाने के बाद में है ये, ठीक है। तो इसका सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो अक्स L1 के बराबर होता है, जहां अक्स क्या है? विभव प्रवणता होती है। अक्स क्या कहलाती है? विभव प्रवणता इसको हम कहते हैं। अब क्या है, इस अक्स को हटा लीजिए, इस y को यहां से लगा दीजिए, तो ये सेल E2 जुड़ जाएगा। और y लगाने पर, अब y को हमने लगा दिया। फिर शून्य विक्षेप की स्थिति देखते हैं हम पूरे वायर के ऊपर। तो हमें संतुलित लंबाई हम कंसीडर कर देते हैं कि भाई L2 लंबाई पर संतुलित लंबाई हमें प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, उस कंडीशन में E2 बराबर आ जाएगा अक्स L2, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 भाग 2 से, 1 के अंदर किसका भाग लगा दें? 2 का भाग लगा दें, तो E1 बट्टा E2 बराबर आ गया अक्स L1 बट्टे में अक्स L2
बराबर हमें मिल चुका है L1 बट्टे में L2। L1 बट्टे में L2 हमें प्राप्त हो गया है। यह आ गई है इक्वेशन नंबर 3। यही रिलेशन होता है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, 8वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई जब छड़ घूर्णन गति करती है तो उसके अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए ऊर्जा संरक्षण का परिमाणात्मक उदाहरण देकर भी आप इसको समझा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए विद्यार्थियों, लेंस सूत्र जो कि हम ये जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, इसका सॉल्यूशन भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब देख लेते हैं हम 11वां क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि 3 सेमी आकार की कोई वस्तु, इसका मतलब h का जो मान है वो कितना दे रखा है 3 सेमी की कोई वस्तु 40 सेमी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 40 सेमी, त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण आते ही वक्रता त्रिज्या किस में होगी माइनस में, से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु को कितनी दूरी पर रखा है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v हमें ज्ञात करना है, आकार मतलब h डैश हमें ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा आभासी बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, हमें गोलीय दर्पण दे रखा है, तो यहां से हम सबसे पहले f निकाल लेते हैं जो कि r/2 होता है, तो माइनस में 40/2 तो माइनस में 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है। हम दर्पण सूत्र क्या जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यहां से 1/v बराबर आ गया 1/f माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर दीजिए। f का जो मान है वो माइनस में 20, u का जो मान है वो माइनस में 30, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, लघुत्तम आ गया हमारे पास में 60, माइनस का 3 प्लस का 2, तो माइनस का 1/60, और v का मान हमें मिल चुका है माइनस में 60 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो गई है। अब हमें देखना है m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन में h डैश अपॉन में h। तो देखिए h डैश की जो वैल्यू है वो हमें याद करनी है, और ये बराबर होता है माइनस में v अपॉन में u के। तो यहां से आप देख लीजिए m का मान तो क्या आ रहा है माइनस में माइनस का 60 माइनस का 30, तो माइनस का 2 आ रहा है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो कैसा होगा वास्तविक का पता कैसे चला विद्यार्थियों, माइनस के साइन से चला। यदि m का मान ऋणात्मक आ रहा है इट मीन्स प्रतिबिंब कैसा होगा वास्तविक होगा, और यदि यहाँ पर पॉजिटिव आता तो प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी होता। अब इन दोनों रिलेशन से देख लीजिए, m का मान हमारे को माइनस में 2 मिल गया है, h डैश हमें निकालना है, h हमें इस क्वेश्चन के अंदर 3 दे रखा है, तो h डैश बराबर हमें मिल गया है -2 × 3 माइनस का 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बनेगा उल्टा बनेगा, और वस्तु से दुगुना बनेगा 6 सेंटीमीटर का बनेगा। तो विद्यार्थियों ये था 11वां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है। ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों वो लेंस मेकर फॉर्मूले पर आधारित है। तो बोर्ड एग्जाम में चाहे तो लेंस मेकर फॉर्मूला पूछ लें, चाहे उस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लें, दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो इस लेंस मेकर फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है विद्यार्थियों, अच्छे से क्लियर करना है। तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पर समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए क्या है, किसी उभयोत्तल लेंस के 2 फलकों की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो पहली जो वक्रता त्रिज्या है वो तो है 10 सेंटीमीटर प्लस में,
दूसरी जो वक्रता त्रिज्या है वो है माइनस में 15 सेंटीमीटर। अब एक को माइनस में एक को प्लस में क्यों लिया? क्योंकि यदि हम इधर से प्रकाश का आपतन माने इस डायरेक्शन से, तो ये वाली जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी, तो ये तो प्लस में, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी तो ये माइनस में, इसलिए मैंने इसको प्लस में इसको माइनस में लिया। उसका फोकस दूरी वायु में क्या है, लेंस का अपवर्तनांक हमें दे रखा है। तो देखिए 1/f बराबर हम क्या जानते हैं, n21 माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस में 1 में r2। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/f बराबर 3/2 माइनस 1, यहाँ से 1/r जो कि 10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। R2 की वैल्यू माइनस में 15 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 हो गया। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इन दोनों का जो लघुत्तम है वो 30 आ जाएगा। 3 + 2 तो यहाँ से हमें मिल चुका है 5/30, मतलब ये 6 आ गया। 6 को इससे 2 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। तो F बराबर हमें मिल चुका है 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया है? 12 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया है। तो इसका आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। देखिए फिर हमें 13वें क्वेश्चन में पूछा है किसी दर्पण की फोकस दूरी। ये इस साल बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र में ये क्वेश्चन मौजूद हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र को भी विद्यार्थियों आप अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र का भी बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। ये मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप देख सकते हैं। फिर देखिए कि नाभिकीय बीटा क्षय में न्यूट्रिनो का संसूचन प्रायोगिक रूप में कठिन क्यों पाया जाता है। संसूचन का मतलब इसका हम पता क्यों नहीं लगा सकते न्यूट्रिनो का? तो देखिए न्यूट्रिनो का पता हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि एक तो ये आवेश रहित होता है। कैसा है पार्टिकल? आवेश रहित। आवेश रहित है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा इसका रीजन है भेदन क्षमता। हम इसको यदि किसी वस्तु के ऊपर आपतित करवाएं तो उसको भेद करके आर पार चला जाता है, पता ही नहीं लगता। आवेश न होने की वजह से ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इनसे विचलित नहीं होता। इसके साथ में भेदन क्षमता इसकी उच्च होती है। इसका द्रव्यमान भी बहुत कम होता है, द्रव्यमान अल्प होता है, इस वजह से इसका संसूचन करना संभव नहीं है। 10⁻⁻75 किलोग्राम का द्रव्यमान होता है और ये पृथ्वी जैसे बड़े पिंड को भी भेद जाता है, इसलिए इसका संसूचन कठिन होता है विद्यार्थियों। तो आपको कम से कम 3 रीजन लिखने हैं क्योंकि 1.5 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15वां जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए विद्यार्थियों। इसमें हमें कार्बन 12 की बंधन ऊर्जा की गणना हमें करनी है। तो देखिए बंधन ऊर्जा हमारे पास में क्या होती है, डेल्टा EB बराबर डेल्टा M इंटू C²। इसे हम क्या लिख सकते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियाई, मास ऑफ न्यूक्लियाई जो कि यहाँ पर कार्बन है, और इंटू में C²। सबका जो द्रव्यमान है वो एटॉमिक मास यूनिट में हमें दे रखा है। देन हमें एटॉमिक मास यूनिट में ही इनका वैल्यू पुट करनी है। जेड परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है विद्यार्थियों, 6। तो 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.0073, फिर प्लस A माइनस जेड। तो A माइनस जेड मतलब A का मान 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो ये भी 6 आ गया, इंटू में मास ऑफ न्यूट्रॉन जो कि 1.0086, फिर माइनस में मास ऑफ कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसका द्रव्यमान हमें 12.000 दे रखा है, इंटू में C²। तो ये सब का जो द्रव्यमान है वो एटॉमिक मास यूनिट में हमें दे रखा है। कैलकुलेशन देख लेते हैं। 6 और 6 दोनों में से कॉमन आ रहा है, और दोनों में से जब कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर तो रह गया 1.0073 और यहाँ से रह गया 1.0086 माइनस में 12 U इंटू C²।
यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा विद्यार्थियों, 6 इंटू में इनका हम जोड़ कर लेते हैं तो 9 हो गया, ये 15 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 0.2 हो गया, फिर माइनस में 12। पढ़ाई है, कैलकुलेशन देखते जाइए विद्यार्थियों। यहाँ से जब इस 6 से इसको गुणा कर दें तो 54, 5 हासिल 90, 90 और 5 हो गया 95, 0 और ये 12 हमें मिल चुका है, माइनस में 12 इंटू में u इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल चुका 0.0954 इंटू में u इंटू सी स्क्वायर। अब देखो u इंटू सी स्क्वायर के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये हमें इस क्वेश्चन में भी दे रखी है वैल्यू। u इंटू सी स्क्वायर के स्थान पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर सकते हैं। इसको जब आप गुणा कर लें, बस आसान है, इसको गुणा कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इसको करना तो जरूरी है, समझना आवश्यक है। फिर देखिए 16वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या कहा गया है कि धारा मापी की संरचना का वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र बनाइए। धारा मापी की कुंडली में प्रवाहित धारा उसके उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, फाई समानुपाती होता आई के। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसके सिद्धांत को ज्ञात करना है, लिखना है। देखिए विद्यार्थियों, इसके अथवा में भी हमें दे रखा है टोरॉइड क्या है और इसके फेरों के बीच और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बाहर तो 0 होता है, बाहर 0 होता है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो μ0 ni होता है। ये हमें ज्ञात करना है। इसके साथ में हमें अपवर्ती दूरदर्शी का नामांकित चित्र पूछा गया है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक भी हमें पूछा गया है। तो विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन को परिभाषित करना है और फिर गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र निकालना है हमें। क्लियर। 18वां जो क्वेश्चन है इसे आप एक बार देख लीजिए। 18वें क्वेश्चन के अंदर विद्यार्थियों हमें यहाँ पर 2 तरंग धैर्य दे रखी है, 3000 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम, और उनके लिए निरोधी विभव का मान भी हमें इस तरीके से दे रखा है। तो इस धातु के लिए दहली तरंग धैर्य कितनी होगी, दहली तरंग धैर्य हमें फाइंड आउट करनी है। तो विद्यार्थियों हम क्या जानते हैं, EV0 बराबर एच सी इंटू में 1 में लैम्बडा नॉट माइनस 1 में लैम्बडा, ये जानते हैं। तो पहली कंडीशन में जब आप इस V0 का मान, निरोधी विभव क्या रख दें, 3V0 रख दें, उस कंडीशन में जो तरंग धैर्य है वो है 3000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आएगा, 3000 रहने दीजिए आप तो। और दूसरी स्थिति के अंदर क्या है, दूसरी स्थिति में हमें इस तरीके से दे रखा है कि आप V0 का मान कितना लीजिए, V0, देन उस स्थिति के अंदर 1/λ0 बराबर माइनस में 1/6000 एंगस्ट्रॉम में हमारे पास में λ0 की वैल्यू मिलने वाली है। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3V0 EV0 से एच सी 1/λ0 माइनस में 1/3000 एंगस्ट्रॉम बट्टा एच सी 1/6000। तो विद्यार्थियों यहां से हमारे पास में इस इक्वेशन के अंदर सब कुछ यहां से कट जाएगा, 3 आ गया, यहां से क्या आ गया 3, और इस राशि को इधर ले आते हैं। तो 1/λ0 माइनस में 1/6000 बराबर 1/λ0 माइनस 1/3000। तो इसमें 3 कैलकुलेशन करनी है बस अब। तो 3/λ0 माइनस में 1/2000 बराबर 1/λ0 माइनस 1/3000।
इधर मैं इसको ले आता हूँ, तो 3 में लेमड़ा नोट माइनस 1 में लेमड़ा नोट बराबर 1/2000 माइनस 1/3000। तो यहाँ से 6000 इसका लघुत्तम आ गया, 3 - 2 1 में 6000 आ गया इधर। तो इधर क्या आया, लेमड़ा नोट में यहाँ से इसका एलसीएम यदि लेमड़ा नोट ले लूँ तो 3 - 1 बराबर 1 में 6000, 2 में लेमड़ा नोट बराबर 1 में 6000। यहाँ से हमें मिल चुका है लेमड़ा नोट बराबर 2 × 6000 बराबर 12000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो ये लेमड़ा नोट का मान हमें प्राप्त हो गया है विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन है, देखो ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपको 18वां जो प्रश्न मिलेगा वो विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति से मिलने वाला है। उसमें मेरे हिसाब से 3 पार्ट मिलेंगे, उसमें एक पार्ट आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, 2 पार्ट आपको सोल्व करने होंगे। देखिए फिर भी देख लीजिए, इन क्वेश्चन को भी देख लेंगे हम कि किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करने वाले प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 5800 एंगस्ट्रॉम है। यदि आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकलित कीजिए। उत्सर्जन करने वाली प्रकाश किरण की दहली तरंग दैर्घ्य हमें लेमड़ा नोट की वैल्यू दे रखी है। तो गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर होती है hc 1 में लेमड़ा नोट माइनस 1 लेमड़ा। हमें लेमड़ा नोट और लेमड़ा दोनों की वैल्यू दे रखी है, h और c हम जानते हैं, के मैक्सिमम निकालना है। तो 6.62 × 10 -34, c का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ और यहाँ पर जो लेमड़ा नोट है, ये लेमड़ा नोट है विद्यार्थियों, तो वो हमें दे रखी है 5800 और ये एंगस्ट्रॉम में है। यहाँ पर एंगस्ट्रॉम रखना आपको जरूरी है, माइनस में 1 में 4500 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम तो यहाँ से दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ, 10⁻⁻10 कॉमन आ गया। क्लियर। अब यहां से आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, के मैक्सिमम सीधा निकल जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें पहले चैप्टर से लिया गया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना है। ये सदिश है या अदिश, इसके बारे में बताना है। विषुवतीय समतल, विषुवतीय समतल का मतलब है निरक्ष पर। कहां पर ज्ञात करना है? निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका भी सॉल्यूशन हमने दे रखा है विद्यार्थियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पूछी है और साथ में हमें देखिए क्या पूछा है, एक न्यूमेरिकल पूछा है कि एक इलेक्ट्रॉन 3 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से रेखीय आवेश है और स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस आवेश के ऊपर यहाँ पर जो लगने वाला जो विद्युत बल है वो इलेक्ट्रॉन और इस आवेश के मध्य जो अभिकेंद्रीय बल है वो इस आवेश और इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ पर Q × E बराबर mv² r से पुट कर सकता हूँ। तो Q यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, E यहाँ पर K 2λ r है, mv² r है। तो यहाँ से हमें वेग पूछा है, r से r कैंसिल हो गया, तो v² बराबर कितना आ गया, E K 2λ m। v बराबर इन सब का मान हम पुट कर देते हैं। सबसे पहले देखिए मैं k का मान पुट कर रहा हूँ, 9 × 10⁹, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 2 और लेमड़ा का मान हमें कितना दे रखा है 10⁻⁻6 बट्टे में
9.1 इंटू 10⁻⁻31। विद्यार्थियों कैलकुलेशन थोड़ी सी जटिल है, क्वेश्चन वैसे आसान है, तो इसका जब कैलकुलेशन करके अनडूड करेंगे तो v का मान आ जाएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके सोल्व करेंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो क्वेश्चन है, 20वां जो क्वेश्चन है, उसमें हमें अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहा गया है। इस अपद्रव्य अर्धचालक की डेफिनेशन पूछी है। तो देखिए, जब नेज अर्धचालक के अंदर हम कोई अशुद्धि मिला दें, एक विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं जिसमें त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमें जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसको हम अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली प्रक्रियाओं को समझाइए। अवक्षय प्रत की चौड़ाई यदि हमें कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोमीटर, और अवरोधी विभव हमें दे रखा है 0.7 वोल्ट। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, अवरोधी विभव, तो VB बट्टे में D होता है। VB का मान कितना है, 0.7, D का मान कितना है, 10⁻⁻6। यहाँ से EB बराबर कितना आ गया, 0.7 × 10⁻6। इसे हम 7 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर भी पुट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था इसका सॉल्यूशन। अगले इसमें अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 निवेशी तरक द्वार निम्नांकित सत्यमान सारणी में निर्गत किए गए हैं। निर्गत संकेत दिया गया है। 2 निवेशी तरक द्वार की निम्नांकित सत्यमान सारणी में निर्गत संकेत दिया गया है। क्लियर। तो देखिए हमें क्या पूछा है, इस एक सारणी दे रखी है, इसमें निर्गत संकेत हमें दे रखा है। तो दिए गए द्वार की पहचान कर प्रतीक चिन्ह, तो देखो 0 0 लगाया तो 1 मिला, 1 0 लगाया तो भी 1 मिला, 0 1 लगाया तो भी 1 मिला, 1 1 लगाया तो 0। तो देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, इन दोनों का गुणन होगा, तो गुणा होगा तो 0, इन दोनों का गुणा होगा तो 0, इन दोनों का गुणा होगा तो 0, इन दोनों का गुणा होगा तो 1, और इसका व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम 1, इसका व्युत्क्रम 1 और इसका व्युत्क्रम 0। तो पहले इनका गुणा हुआ, फिर उनका व्युत्क्रम हुआ, ये हमारे को आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा गेट हो गया, गुणा हुआ इसका मतलब एंड गेट हो गया, और व्युत्क्रम हुआ तो नैंड गेट हो गया। तो इस गेट का नाम तो क्या है, नैंड गेट। और नैंड गेट का जो प्रतीक चिन्ह होता है विद्यार्थियों, ये वाला होता है। क्या होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है। इसके से आगे पूछा है कि यदि इस द्वार के निर्गत को नोट द्वार में निवेश किया जाए तो नवनिर्मित द्वार का, कि इस जो आउटपुट है इसको हम नोट द्वार में दें, तो नोट द्वार में देंगे तो इस A.B के बार का बार होगा, हमें जो निर्गत संकेत मिलेगा वो AB मिलेगा। क्या मिलेगा, AB। तो निर्गत जो द्वार है वो कौन सा, AB का मतलब हो गया एंड। तो इस सेकंड पार्ट का तो जो आंसर है वो एंड, और इसमें आपको नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं। सार्वत्रिक गेट इसलिए कहते हैं कि अन्य सभी गेटों को हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो और गेट का प्रतीक चिन्ह ये होता है विद्यार्थियों, इसके साथ में निर्गत y का मान लिखिए। यहाँ पर a दिया है 1, तो इधर से भी 1, इधर से भी 1 दिया जाएगा। ये यहाँ पर हमारे को नैंड गेट दे रखा है, तो पहले 1 × 1 फिर उसका बार, तो 1 × 1 हो गया 1 का बार, 1 का बार हो गया 0, तो निर्गत संकेत इसमें 0 होगा। इसके डी पार्ट में हमें पूछा वोल्टा नियमन में प्रयुक्त डायोड का नाम लिखिए। तो ये होता है जेनर डायोड, जेनर डायोड होता है। तो ये था विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन। आप जिन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर इस वीडियो में आपको नहीं बताया है, उनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये पेपर काफ़ी अच्छा है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थियों जल्दी ही हम अंतिम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर लौटेंगे। साथ में हम आपको जल्दी से जल्दी एक ऐसे वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा जाए, ताकि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। किन सावधानियों को हम बरतें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें। आज की इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद दोस्तों।